वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग रिवर सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं, उसी चैप्टर में जो हिमालयन रिवर सिस्टम का थर्ड पार्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। तो जीएस के सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट करा रही हूँ। अभी ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हमें टॉपिक पढ़ना है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस रिवर के बारे में आप ये जान लीजिए कि कैलाश श्रेणी आप सभी को मैंने पिछली क्लासेस में बताई हुई है। तो कैलाश श्रेणी के पास मानसरोवर लेक है और वहाँ से 3 जो प्रमुख नदियाँ हैं उनका उद्गम होता है। एक सिंधु है, दूसरी सतलज है और तीसरी ब्रह्मपुत्र है। तो वहाँ से इसका उद्गम होता है, तिब्बत में प्रवाहित होती है, वहाँ से प्रवाहित होकर के भारत में एंटर करती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम, फिर आगे कई राज्यों से गुजर करके ये बांग्लादेश में पहुँचती है और बांग्लादेश से होते हुए गंगा नदी से मिल करके आगे ये अपना बे ऑफ बंगाल में मुहाना बनाती है या फिर अपना वाटर ड्रेन करती है। तो इतनी बातें मैंने बताई ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, और इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ये ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो नाम याद रखना है कौन सा ग्लेशियर है या कौन सा हिमनद है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। जो मानसरोवर लेक है इसके पास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उन्हीं के आसपास क्षेत्रों से नदियों का उद्गम होता है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई। तो पूर्व दिशा अब आपको मैप में पता है, बार बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिए। तो यह पूर्व दिशा में जब बहती हुई आती है तो ये जो क्षेत्र है ये तिब्बत का दक्षिण वाला क्षेत्र है। यहाँ के शुष्क और समतल मैदान में लगभग ये 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से। किस नाम से? सांगपो। तो नाम इसके सारे याद रखना है। यालुंग जंगबो नाम आता है तो भी इसी का, ब्रह्मपुत्र इसी का है, दिहांग इसी का है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सांगपो, ये भी इसी का है। तिब्बत के रांगोंग सांगपो इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती है, जो एक इसकी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन ये तिब्बत वाले क्षेत्र में मिलती है। हिमालय के गिरिपाद में यह सिशांग या फिर दिशांग नाम की जो रिवर है इस नाम से निकलती है। और इसके बाद आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। अब आपको ये देखना है कि ये कैसे मुड़ रही है, किस क्षेत्र में बह रही है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इससे आकर के मिल रही हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी है दिबांग या सिकांग और लोहित, ये आकर के मिलती हैं। तो ये कहाँ पर मिलेंगी? बाएं तट पे। अब बायां और दायां तट आप कैसे याद करेंगे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ से उद्गम हो रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, आगे बढ़ेगी और ये भारत में प्रवेश करेगी। तो भारत में मैं अब इसकी डायरेक्शन बताने जा रही हूँ। भारत में ये इसकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से इससे बाएं तट। तो इसका जो बायां तट हो जाएगा वो इधर से। तो ये रिवर जो मिलेंगी इससे बाएं तट पे आकर के मिलेंगी। अब बाएं तट पर इससे कौन कौन सी रिवर बताई जा रही है? तभी आपने पढ़ा, इसमें आ जाएगी दिबांग या फिर इसी को सिकांग बोलते हैं। लोहित भी इस बाएं तट से आकर के मिलने वाली रिवर में से है। ज़्यादातर जो इससे रिवर मिलेंगी वो राइट हैंड से आकर के मिलती हैं, हिमालय वाले क्षेत्र से उद्गमित होती हैं, और इस क्षेत्र से आकर के ज़्यादातर जो नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ वो आपको दाहिने तट पर मिल जाएंगी। तो तट याद रखिए कौन सा दाहिना है कौन सा बायां है, या इसी को बोलते हैं उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ और दक्षिण की तरफ। दक्षिण इसमें देखिए बायां तट हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा जो माफ़ कीजिएगा, जो दक्षिण वाला तट है वो इसका बायां तट है, और जो उत्तर वाला तट है, उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं वो बायां तट कहलाएगा। इस तरीके से याद रखना है। लेकिन आपसे अगर तिब्बत में बात की जाए दाहिने और बाएं की, तो आप देखिए यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही होगा ना। तो डायरेक्शन के हिसाब से आप दाएं और बायां तट याद करेंगे। तो सहायक नदियाँ आपने जान ली कौन कौन सी हैं। लेकिन इसके बाद जब यह भारत में प्रवेश करती, आगे बढ़ती है, तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से पुकारते हैं। तो मतलब जब ये भारत में है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, आगे बढ़ेगी इसको जमुना कहते हैं। और यहाँ पर इसके दाहिने तट से एक रिवर आकर के मिलती है जिसका नाम है तिस्ता।
तिस्ता इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर करती है उस स्थान पर आकर के इससे तिस्ता मिलती है और ये दाहिने तट से मिल रही है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिल करके बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है। इसका उद्गम तिब्बत में है। पूर्ववर्ती नदी है, पिछली क्लास में बताया था पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, जो हिमालय के उत्थान से पहले ही रिवर बह रही हैं वो पूर्ववर्ती कहलाती हैं। यहाँ पे दिशा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मपुत्र धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तिस्ता इसके दाहिने किनारे पर आकर के मिलती है, जहाँ पर इसे जमुना नाम से जानते हैं, और अंत में पद्मा नदी मिलती है और पद्मा से मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कुछ सहायक नदियाँ हैं, इनके नाम देख लीजिए। इसमें जयमोली है, तिस्ता है, कामेंग है, इसके अलावा सुबनसिरी है, धनसिरी है, दिहांग है, दिशांग है, संकोश है और लोहित है। तो ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं जिनके नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भाग है या नहीं है। ऐसे रिवर अगर आपसे पूछी जाएंगे, मान लीजिए कोई भी रिवर गंगा नदी तंत्र की दे दी गई, तब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ट्रिब्यूटरीज बहुत अच्छे से याद रखिए। बराक नदी जो कि मणिपुर पहाड़ी से निकलती है, अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये मिज़ोरम असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फिल जलमार्ग बनाती है, मतलब गुम्फिल टाइप की हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है, गुंठित जैसा आकार हो जाता है जिससे द्वीप बन जाते हैं। और इसी के कारण से आप देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही बनाया जाता है। तो उसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मत भूलिएगा। इसका नाम है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया गया है। ऐसे असंख्य द्वीप इसमें बनाए गए हैं इस नदी के द्वारा, क्योंकि इसका मार्ग कैसा है, गुम्फित है, गुंठित जैसा आकार है कुछ, जिसकी वजह से इन द्वीपों का निर्माण होता है। तिब्बत पठार, जिसे चेंगतांग क्वघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी आप ऊंचाई देखेंगे तो समुद्र तल से इसकी औसतन ऊंचाई है 4500 मीटर। इसे द रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, अर्थात इसे विश्व की छत के नाम से जानते हैं। तिब्बत के पठार को 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली कुछ नदियां हैं, और इन नदियों का नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से उद्गमित होती है। इसमें यांगत्से रिवर है, जिसे चेंगजियांग के नाम से भी जानते हैं, हुआंगहो है, पीत नदी के नाम से जानते हैं, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, और मेकांग नदी है, और साल्वीन नदी है। इनके नाम आपको याद रखना है, जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष समूहीय नमन के कारण होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो गई, और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो देख लीजिए। फिर मैं आपको मैप में इस रिवर को एक बार दिखाऊंगी। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनमें सबसे पहले देखिए रंगा नदी जल विद्युत परियोजना है, और यह जो विद्युत परियोजना है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है पाकी जल विद्युत परियोजना, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। कोपली जल विद्युत परियोजना असम में है। दोमांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में है। लोकटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है। मणिपुर में आपको एक और याद रखनी, तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना। मिजोरम में याद कीजिए थालेश्वरी जल विद्युत परियोजना, और तुइबाई जो है जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, मिजोरम में है। और रंगीत जल विद्युत परियोजना ये सिक्किम में है। तो ये कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई हैं, इनको याद कर लीजिए। और इनका क्षेत्र जो है, लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद कर लीजिए। वैसे तो ये मैप आपने कल देखा था, लेकिन आज फिर से आपको यही मैप देखना है, जिसमें आपको मैं दिखाने वाली हूँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका उद्गम देख रहे हैं, यहाँ से इसको यालुंग जंगबो नाम से या सांगपो नाम से भी जानते हैं, आगे बढ़ती है, और ये तिब्बत वाले, दक्षिण तिब्बत वाले क्षेत्र में बहती है। इतना आपने पढ़ लिया है, अब आगे बढ़िए। इसके बाद ये यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में होते हुए आगे ब्रह्मपुत्र के नाम से फ्लो करती है, लेकिन इससे पहले इसको दिहांग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर देखिए दक्षिण की तरफ मुड़ती है, दक्षिण की तरफ मुड़ के आगे पद्मा से मिलती, पद्मा वही जो रिवर है गंगा,
और इससे आगे मिल करके अपना आगे ये डेल्टा बनाती है। किसके साथ बनाती है? जो मेघना रिवर है से आकर के मिलती है, तो मेघना नाम से ही इसका बनता है डेल्टा। इतना क्लियर हो गया। अब एक एक करके इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो इस रिवर से कुछ बाएं तट से आकर के रिवर मिलेंगी, कुछ दाएं तट से आकर के मिलेंगी। सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए और मैं आपको जो इंडिया में इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो बताने वाली हूँ भारत में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लोहित दिख रही है, ठीक है। यहीं पर इसे दिबांग, लोहित, शीशांग या दिशांग भी बोलते हैं। ये रिवर आकर के यहाँ पर इससे मिलती है। तो ये क्या हो जाएंगी? बाएं तट से आकर के मिलने वाली रिवर। बाएं तट से इधर देखिए ये धनसिरी भी इससे आकर के मिल रही है। इसके बाद आपको ये दिख रही है सुरमा हो गई, मेघना हो गई, ये आगे ये देखिए बराक रिवर है। तो ये सारी रिवर्स आपको देखनी है जो कि बाएं तट से आकर के मिलने वाली हैं। इसके अलावा आप देखिए दाहिने तट से कौन कौन सी रिवर आ रही। तो इसमें सबसे पहले आपको ये सुबनसिरी दिख रही है। सुबनसिरी के बाद देखिए आपको कामेंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये नाम दे दिए गए हैं। कामेंग के बाद ये देखिए मानस नज़र आ रही है। मानस के बाद देखिए रैदक है और फिर जलधाका है और तिस्ता मेन रिवर है, इसको याद रखिए, ठीक है। छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके पास हैं। पर जो तिस्ता है, जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में प्रवेश करती ठीक उसी स्थान पर आकर के इससे मिलती है। आगे से देखिए पद्मा मिलती है और ये दोनों संयुक्त धाराएं मेघना से मिल करके मेघना नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं, लेकिन उससे पहले ये पद्मा नाम से जानी जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको याद रखना है। पहले इसका नाम यालुंग जंगबो है, सांगपो नाम से भी जानते हैं तिब्बत में। फिर इसका नाम दिहांग होता है। आगे बढ़ के ब्रह्मपुत्र नाम से भी जानी जाती है। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा, जमुना भी बोलते हैं बांग्लादेश में। फिर मेघना, फिर ये अपना जल गिराएगी बे ऑफ बंगाल में। इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। तो एक बार आप अपने मैप में, जो आपने मैप वाली बुक ली हुई है, उसमें आप एक बार ज़रूर देख लीजिए इस रिवर को। इस रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज़ को देख लीजिए। लगभग 916 किलोमीटर ये भारत में अपना क्षेत्र कवर करती है, जिसमें गुम्फित जलमार्ग रहता है और माजुली आइलैंड भी बनाती है। पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था गंगा नदी तंत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है, उसका तंत्र भी बताइए कितने राज्यों में फैला हुआ, अर्थात रिवर बेसिन। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, ये प्रश्न। और आज का भी ये प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। ऐसे करके मैं सारी रिवर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, एक साथ ही सारे होमवर्क आपके कंप्लीट कराऊंगी। देखिए, मैं क्वेश्चन इसलिए रोज़ दे देती हूँ जिससे आप कुछ सर्च कीजिए, कुछ चीज़ें पढ़िए और आपको वो चीज़ें फिर याद रह जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ दूसरी और भी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट करते हैं, इसके साथ साथ हिमालय नदी तंत्र कंप्लीट हुआ। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कंप्लीट करना है, 2 दिन में वो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। और आपका जो भी सुझाव है आप मुझे कमेंट करते रहिए। मैं आप सभी के कमेंट्स देखती हूँ, सभी को रिप्लाई करती हूँ और अच्छा लगता है कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।